केमिस्ट्री। इसके बाद एक और महान नाम आता है, ये तो हो गए पप्पा, और अब आगे पप्पा के भी पप्पा, और वो है जे बर्जीलियस। कौन है बच्चों? जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस को अपनी खोजों के लिए, अपनी इन्वेंशंस के लिए कहा गया द ग्रैंडफादर। द ग्रैंडफादर। अपने पिताजी से, अपने बाबा से, अपने चाचा से इसके बारे में पूछें कि 2,4-D क्या है, 2,4-D क्या है और 2,4-D का यूज किस लिए किया जाता है। हेलो केमिस्ट्रियंस, तो क्लास 10th भी पास आउट कर लिया, क्लास 11th के भी 3 महीने गुजर चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की स्टार्ट हुई है कि आपको 2028 नीट और जेई का एग्जाम फेस करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट हुई है तो उसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। जो पहला प्राइमरी रीजन हो सकता है कि आपको लगता है तो मैंने तो अभी 10th का बोर्ड एग्जाम दिया, 3 महीने हुए, और मुझे फिर नेक्स्ट ईयर 12th का बोर्ड एग्जाम देना है, ये तो मेरा रिलैक्स करने का ईयर है। पहला तो ये इशू हो सकता है। दूसरा इशू ये हो सकता है कि आपने 10th में साइंस का बहुत ही एक नैरो सा सिलेबस पढ़ा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कवर्ड थे एक सिंगल बुक में। जब आप 11 जैसी क्लास में पहुंचते तो आपको एक हैवी सिलेबस अचानक से फेस करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे उस हैवी सिलेबस को देख करके ऊब जाते हैं, डर जाते हैं, और ये नहीं समझ पाते क्या स्टार्ट करें क्या छोड़ें, क्योंकि हर सब्जेक्ट का सिलेबस बढ़ जाता है, चारों तरफ से ही आपका प्रेशर बढ़ रहा होता है। और इस प्रेशर को टैकल करने में, हैंडल करने में हम आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हैं, आपके टिल सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। और इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपकी नीव सीरीज। और ये नीव सीरीज इसलिए क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज होने वाली है। आपके कॉन्सेप्ट्स को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी, और आपके केवल कॉन्सेप्ट्स को नहीं क्लियर कराएगी बल्कि आपके बोर्ड्स और नीट जे 2028 को भी क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। अब बच्चों समझ लेते हैं कि 11th क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो, यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी हो जाता है। अगर आप 11th को नहीं पढ़ते हैं, जैसे इस चैप्टर में आप मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये सारे 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में है। आप जीओसी पढ़ेंगे, 12th में पढ़ना है पूरा। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी पढ़ेंगे सारा 12th में मिलेगा। दैट मींस जिन बच्चों ने 11th को रिलैक्स मान लिया और इसको हल्के में लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप ये मान लीजिए कि आप 11th का चौपट नाश नहीं कर रहे हैं बल्कि 12th का चौपट नाश नहीं कर रहे हैं। तो इस चौपट नाश से दूर हटते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यू सीरीज। तो सबसे पहले बच्चों हमें यह जानना होगा कि केमिस्ट्री, सबसे पहले आप पढ़ के आए हैं 10th में साइंस, और बच्चों वो साइंस की बुक यहां आने के बाद 3 पार्ट में बढ़ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। और यहां पर केमिस्ट्री एक अलग स्ट्रीम के तौर पर पढ़ी जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री को अलग से पढ़ने का सजेशन किसका दिया? हाँ, बच्चे सोच रहे होंगे क्या झंझट कर दिया, अच्छी सी किताब चल रही थी, तीनों एक में थे, एक बुक लेके जाना पड़ता था, 3 किताबें बना दी। और वो झंझट पैदा किया एक महान वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने। स्टार लगाएं इनके नाम पे, नोट करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपने इनका नाम कभी सुना था। आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपने इनका नाम सुना था। रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने सबसे पहले ये हमें बताया कि केमिस्ट्री एक सेपरेट साइंस है जिसे हमें अलग से पढ़ना चाहिए। इसके बाद सेकंड नाम हमें जो याद करना होगा वो होगा लेवेजिये। लेवेजिये की अगर बात की जाए, लेवेजियर बोल सकते हैं आप इनको, 1774 में यह सूझा कि केमिस्ट्री जो है वो मॉडर्न तरीके से पढ़नी चाहिए, और ये माना जाता है कि जो आज हम मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका श्रेय मात्र और मात्र किसको जाता है? लेवेसियो को जाता है। और लेवेसियो को कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नोट डाउन करें बच्चों, कॉपी पेन लेके नोट डाउन करें, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको माना गया? लेवेसियो को माना गया द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसके बाद एक और महान नाम आता है, ये तो हो गए पप्पा, और अब आ गए पप्पा के भी पप्पा, और वो है जे बर्जीलियस। कौन है बच्चों? जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस को अपनी खोजों के लिए, अपनी इन्वेंशंस के लिए कहा गया द ग्रैंडफादर। द ग्रैंडफादर, तो पप्पा के भी पप्पा आ गए केमिस्ट्री में, द ग्रैंडफादर। ये तो एक मजाक की बात है, इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है हमारे हार्ट में। द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री की बात की जाए तो हम लोग किसका नाम लेंगे? जे बर्जीलियस। आप ये तीनों नाम कहीं अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, किसका किसका? रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि केमिस्ट्री एक सेपरेट साइंस है। लेवेसिये, जिन्होंने ये बताया कि हमें मॉडर्न तरीके से केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर बोले जाते हैं। और फिर जे बर्जीलियस, जिनको कहा जाता है द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, ऐसा क्या कर दिया केमिस्ट्री ने? तो बच्चों जब आप सुबह सो के उठते हैं और आप टूथब्रश करते हैं तो टूथब्रश पे लगे हुए बाल और उसका हैंडल जो आपका
प्लास्टिक का आपको फील होता है, वो केमिस्ट्री ने बनाया। फिर जब आपने उसमें टूथपेस्ट लगाया, वो केमिस्ट्री ने बनाया। फिर आपने नहाते समय जो आपने सोप यूज करा, शैम्पू यूज करा, वो केमिस्ट्री ने बनाया। जो आपने डिटर्जेंट यूज किया, वो आपने 10th में पढ़ा, सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। इस तरह से हमने जो कपड़ा पहन रखा है, टेरिलीन और टेरिकॉट, ये भी केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। तो ऐसी कौन कौन सी फील्ड है जहां पर केमिस्ट्री ने काम किया है, उन्हें हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझते हैं तभी हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में, केमिस्ट्री ने किस किस फील्ड में काम किया। सबसे पहले बच्चों हम लोग मेडिसिन फील्ड की बात करेंगे। मेडिसिन में मैं आपको 2 नाम बताने जा रहा हूं और मैं आपको उन नामों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कहीं एक जगह पर नोट कर लें। एक बच्चों नाम यूज कर लें आप, सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। मैं यहां कहीं लिख दे रहा हूं, आपके लिए एक सिस्प्लैटिन, नोट कर लें बच्चों, सिस्प्लैटिन नोट कर लें, सिस्प्लैटिन और सिस्ट्रॉल, ठीक है ना। ये 2 नाम आप नोट कर लें। एक पहला नाम आप क्या नोट कर लें, सिस्प्लैटिन नोट कर लें, और दूसरा नाम क्या यूज कर लें, टैक्सोल नोट कर लें। अब आप कहेंगे ये दोनों मेडिसिन कहाँ यूज होंगी, सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, ये दोनों कैंसर, और आप जानते हैं कैंसर कितनी भयावह बीमारी है। केमिस्ट्री ने उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन दे दी। कौन सी 2 मेडिसिन दे दी, सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। एक आप और बीमारी का नाम सुने होंगे, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो आगे जाकर के एड्स का फॉर्म ले लेता है, लाइलाज बीमारी मानी जाती है। लेकिन उसके लिए भी मेडिसिन किसके पास है, केमिस्ट्री के पास, और दवा का नाम है AZT, नोट करें, AZT। इसका फुल फॉर्म अगर AZT का जाना चाहें तो इसका नाम है एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। मैं कहीं लिख दे रहा हूं, एजिडोथाइमिडीन, एजिडो हिंदी में लिख दे रहा हूं, थाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। ये मेडिसिन आपकी यूज होती है कहां पर, ये HIV के लिए एजिडोथाइमिन यूज होता है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा मेडिसिन में ये देखा है आपने, ये क्या है, ये मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये लाल लाल गोलियां आपने शायद कहीं देखी हो। अच्छा, ये नहीं देखा क्या, अच्छा ये देखा कभी किसी ने कभी देखा हो, ये क्या नाम पढ़ा दूं क्या मैं आपको, जरा सा एक बार फोकस करें, नहीं पढ़ने में आ रहा है। अच्छा चलिए, इन सबसे नहीं परिचित होंगे, इसको जानते हैं, ग्लूकॉन डी, द एनर्जी गिविंग ग्लूकॉन डी। ये देखें, चलिए ठीक है, इसको भी हटाएं। ये देखें, इसका नाम कभी सुना, छोटे बच्चों को मेडिसिन दी जाती है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। चलिए, ये सारी मेडिसिन, ये तो बता देता हूँ मैं आपको, मल्टीविटामिन है, छोटे बच्चों को दी जाती है। इसमें लिखा हुआ है जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, लाइसिन, मल्टीविटामिन। अब यहाँ पे लाइसिन क्या है, लाइसिन 10th अगर आपने पढ़ा तो जानते होंगे। और ये लाल गोलियाँ आयरन गोलियाँ। तो ऐसी मेडिसिन केमिस्ट्री ने दी। इसी तरह से प्रोविडिन आयोडीन सोल्यूशन, जिसको आप देखे होंगे, आपने सुफ्रामाइसिन आपने लगाया होगा जब कभी बैक्टीरियल हो जाता है या आपके कहीं कट लग जाता है, वुंड लग जाता है, तो आपने वहां पर लगाया होगा क्या, प्रोविडिन आयोडीन सोल्यूशन। नाम बता दें क्या, बीटाडीन। आपने बीटाडीन का यूज किया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां क्रिएट कर रहा हूं बच्चों, आप मुझे बताएं कि आपने एक क्रीम यूज करी होगी अपनी लाइफ में, बोरोलीन। आपको बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बोरोलीन में क्या पड़ा हुआ है। एक बता दे रहा हूं, बोरिक एसिड पड़ा है। दूसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बोरोलीन में कौन सा कंपोनेंट है। इसी तरह से बच्चों सुफ्रामाइसिन का यूज किया जाता है, क्लोरोमाइसिटिन का यूज किया जाता है फंगल इंफेक्शन के लिए, ये मेडिसिन हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी फार्मिंग की तरफ, खेती की तरफ। DAP नाम जानते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट। फॉर्मूला लिख दूं बच्चों मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं डाई अमोनियम फास्फेट का। देखिए, आपने सुना होगा यूरिया कौन सा कंपाउंड है, यूरिया वो कंपाउंड है जो लैब में सबसे पहले बना, सबसे पहले लैब में बनने वाला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों नोट करें, स्टार लगाएं। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। NH2CONH2 वोहलर ने बनाया और ये बर्जीलस के ही शिष्य थे। आपने यूज करते हुए देखा होगा खेतों में DAP, क्या नाम है इसका, डाई अमोनियम फास्फेट। क्या नाम है इसका, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब बच्चे कहेंगे फॉर्मूला भी बता दीजिए, बिल्कुल बताऊंगा। डाई अमोनियम, अमोनियम के लिए NH4, डाई मतलब 2, HPO4, ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला, डाई अमोनियम फास्फेट। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड, जिंक, पोटास, पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। मेरे पास तो वैसे खेती नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास होगी उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, और अगर खेती नहीं है तो केमिस्ट्री तो है ना, फिर भी जानिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहां पर मेरे पास, और वो क्वेश्चन है आपका, अगर आपके घर में खेत है तो आप अपने पिताजी से, अपने बाबा से, अपने चाचा से इसके बारे में पूछें कि 2,4-D क्या है। 2,4-D क्या है और 2,4-D का यूज किस लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि 2,4-D क्या है और 2,4-D का यूज केमिस्ट्री में तो हम बता देंगे, लेकिन ये खेती का यूज है। आप अपने घर में अपने चाचा से, ना हो आपके घर में खेती तो आप जा करके किसी एक फसल की सामान जहां पर मिलती हो, जहां खाद बीज मिलता हो, वहां आप जरूर पूछें कि 2,4-D का यूज क्या है।
अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में केमिस्ट्री ने कहां पर काम किया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आप देखते हैं पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, या इसके अलावा आजकल देख रहे होंगे बहुत क्राइसिस चल रही है एलपीजी। गवर्नमेंट कह रही है एलपीजी की जगह पर आप उसको न यूज करके एलएनजी यूज करो। या आप देखते होंगे आजकल गाड़ियों में बड़ा फेमस हो गया सीएनजी यूज हो गया है। ये सारी ही की सारी चीजें किसकी दी हुई हैं? केमिस्ट्री की दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लड़ाइयां, केमिस्ट्री ने जीवन बचाया तो जीवन को बिगाड़ा भी। तो जीवन को कैसे बिगाड़ा वो समझे, उसका उद्देश्य बिगाड़ना नहीं था, लोगों ने गलत तरीके से उसको ले लिया। जैसे आपने सुना होगा टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, या आपने सुना होगा टीएनजी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। इसके अलावा बड़ा फेमस है डायनामाइट, डायनामाइट बड़ा फेमस है एक्सप्लोजिव आपका। इसको तो सब लोग जानते होंगे, आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। लोगों को लगता है जैसे कोई लैब का नाम हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, लेकिन बच्चों ये एक बम है आरडीएक्स। रिसेंटली अभी कोरिया ने अपना हाइड्रोजन बम का अभी टेस्टिंग करा है। हाइड्रोजन बम बच्चों जो है वो बहुत ही घातक होता है। हाइड्रोजन बम बनाया। न्यूक्लियर वेपन्स तो आप जानते हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पे काम करते हैं। इसी तरह से हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, टेरिलीन, टेरिकॉट, साबुन, मंजन, परफ्यूम्स, डियोज, हमारे घर में यूज होने वाले दुनिया भर के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा केमिस्ट्री को पास से जाना चाहते हैं, कभी भी कोई चीज खरीदें। जैसे ये मेडिसिन आप देखें, ये ब्लड शुगर की है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। आप देखें यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ हाइड्रोक्लोराइड, अगर आपको दिख रहा हो हाइड्रोक्लोराइड। आप देखें जो भी स्टमक की आप इशू की दवा लाएंगे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूर पड़ा होगा। या फिर आप देखते हैं अल्फा एमाइलेज के सिरप आते हैं, जब पेट का कोई इशू होता है तो डॉक्टर आपको लिखता है अल्फा एमाइलेज। क्या लिखता है? अल्फा एमाइलेज। तो आप बताइए क्या आपके घर में कोई अल्फा एमाइलेज सिरप है? और अगर नहीं है तो नेट पे सर्च करिए, दुकानदार के पास जाइए और उससे मेडिकल स्टोर पे पूछिए कि आपके पास अल्फा एमाइलेज सिरप है। अगर वो बोले तो उस कंपनी का नाम पढ़िए और उसमें उसका कंपोजिशन देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यहां तक तो बात हो गई केमिस्ट्री ने किस तरह से हमारी जिंदगी को बदला। हमारी जिंदगी में केमिस्ट्री ने एक और जगह पर भी रोल किया है, जैसे एस्टिक एसिड बना दिया, सिरके के तौर पर इस्तेमाल हो रहा, फूडिंग आइटम की बात रह गई थी। या C6H5COONA, मैं कमेंट सेक्शन से भरा हुआ चाहूंगा इस बात को लेकर के कि सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। जैम, जेली, केचप, मुरब्बा, जो भी आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं, आप अपने केचप पे या अपने जैम पे, जेली पे पढ़ें क्या उसमें सोडियम बेंजोएट पड़ा है। और अगर सोडियम बेंजोएट पड़ा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं कि किस किस चीज में आपको सोडियम बेंजोएट पड़ा हुआ मिला है। तो ये केमिस्ट्री के यूजेस हो गए हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री के यूजेस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज मैटर। क्लास 9th का है, लेकिन चूंकि ये न्यू सीरीज है इसलिए हम लोग न्यू से बात करेंगे। मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैव मास। देखिए मैं हिंदी में लिख दूंगा और इंग्लिश में भी लिख दूंगा। एक ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसमें मास हो, ठीक है। एक मैटर तो गली मोहल्ले में हो जाता, लोग बोलते भाई आजा भाई मैटर हो गया। और एक मैटर यहां भी हो गया केमिस्ट्री में। वो मैटर तो नुकसान पहुंचाता, लेकिन इस मैटर ने तो जिंदगी बना दी हम सबकी। तो बच्चों मैटर क्या है, मैटर क्या नहीं है, पहले वो समझ लें। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं और उनमें मास नहीं होता है? तो एनर्जी के साथ ऐसा होता है, लाइट के साथ ऐसा होता है, ह्यूमन फीलिंग्स के साथ ऐसा होता है। ये ऑक्यूपाई नहीं करती स्पेस और ना इनमें मास होता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों, एक बैलून का एग्जांपल मैं पूछता हूं तो वो बोलते हैं एयर, अक्सर एयर का एग्जांपल मिलता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास एक बैलून है जिसमें एयर फिल्ड नहीं, हवा नहीं भरी गई है, उसका आप वेट करें और उसको फूंक के आप फुला दें, क्या आप बताइए क्या बैलून की में जो एयर अंदर गई उसने जगह ली, तभी तो बैलून का साइज बढ़ा, और क्या उसका वजन नहीं बढ़ा? इसका मतलब एयर भी आपका मैटर है। अब एयर के क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप पढ़ के आए हैं, ये चीजें आपने पढ़ी हैं 9th स्टैंडर्ड में। मैं यहां पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा सॉलिड में, कि सॉलिड का जो है वो वॉल्यूम और जो वेट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का शेप नहीं फिक्स होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, और इसका तो गैस का कुछ भी नहीं होता है। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप देखिए बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां बहुत पास पास है तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, यहां दूर दूर है इसलिए फोर्स कम लगाएंगे, और यहां पर सबसे कम फोर्स लगाते हैं। ये तो क्लास 9 की बात हो गई। इसके आगे की बात की जाए तभी तो मजा है। तो चलिए आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। 3 और स्टेट की बात करेंगे हम लोग। बात करेंगे बच्चों प्लाज्मा की। प्लाज्मा हम लोग बात करेंगे बीईसी की, ठीक है, बीईसी की। और पहले इन दोनों की बात कर ले, प्लाज्मा बोस आइंस्टीनिक कंडेंसेशन की बात कर लें और फार्मियानिक कंडेंसेशन की बात कर लें। किसकी बात कर लें? तीसरी फार्मियानिक लिख देते। अच्छा भी फार्मियानिक कंडेंसेशन, कंडेंसेट।
बच्चों ये भी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही लिखा हुआ है। यहां पर आपको समझना होगा कि जो ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसमें जो प्लाज्मा आप पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड होता है उसके जो एटम्स होते हैं वो आयन के फॉर्म में रहते हैं, वो आयन के फॉर्म में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी आयन, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता ही है, और एटम्स भी आयन के फॉर्म में रहते हैं। दोनों ही जब आयन के फॉर्म में रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जब हाई टेम्परेचर होता है तब ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और ये कंडीशन आपको मिलेगी कहां पर? सन, सूर्य पर और स्टार्स, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। नॉर्मली हम लोग इस टेम्परेचर को फील नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं खुशी की बात हमारे लिए कि इसमें पहला नाम बोस का है, सर जगदीश चंद्र बोस। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो जब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन ने इसको रिप्रेजेंट किया, और इसके बाद नाम अगर याद कर सके, कॉर्नेल है ना, कार्टलेन, इन लोगों ने 2001 में इसको क्लेरिफाई किया। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस कंडीशन। और ये फार्मियानिक कंडेंसेशन, जो न्यूक्लियर फिजन होता है, जब एटम आपस में मिल करके एक नया एटम बनाते हैं जिसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है, सूर्य में ये सन पर रिएक्शन हो रही है, उस समय ये कंडीशन देखने को मिलती है तीसरी स्टेट। तो आप ये तीनों स्टेट्स भी नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद हमें बात करनी है फिजिकल क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ के केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन भी दो टाइप में है हमारा, एक होते हैं हमारे प्योर और दूसरे क्या होते हैं? इम्प्योर, जिनको हम कह सकते हैं। प्योर में हमारा कौन आता है? एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। इम्प्योर में हमारा मिक्सचर, और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो एलिमेंट किसको कहा जाता है? एलिमेंट उनको कहा जाता है जो एक जैसे एटम से बने हैं। कौन एक एटम से बना हुआ है? जैसे बच्चों हम बात कर लें किसी भी एलिमेंट की, कोई भी आप एलिमेंट सोच लो, जैसे आपने ले लिया एक लोहे की सरिया, तो बताओ ये लोहे का एक गोला है, इसके अंदर सारे एटम काहे के होंगे? Fe के ही तो होंगे, आयरन के ही तो होंगे। बच्चों इधर उधर की ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे, जैसा हम वीडियो की लेंथ बढ़ाएं तो ऐसा नहीं करना, अपने को टू द टॉपिक रहना है। तो इसके अंदर सारे ही एटम किसके हैं आपके बच्चों? Fe के हैं, आयरन के एटम है, तो इसको एलिमेंट कहा जाएगा। कितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अभी तक डिस्कवर्ड हैं? 118, जिसमें से आउट ऑफ केवल 92 नेचुरल हैं। 92 नेचुरल है, जहां से आपका स्टार्ट हो जाता है यूरेनियम। आपको पता है 92 नंबर पे कौन है? यूरेनियम है, 92U35। अब इन 92 में से कितने सॉलिड हैं, कितने लिक्विड हैं और कितने गैस हैं? तो बच्चों अगर बात की जाए इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस की, तो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड हमारे हो जाते हैं 105, ये हो जाते हैं हमारे, सॉरी ये हो जाते हैं हमारे 11, और यहां पर हमारे आते हैं 2 लिक्विड। अब लिक्विड में कौन कौन आता है आपका? लिक्विड में आते हैं हमारे 2, एक आता है हमारा मरकरी और दूसरा आता है ब्रोमीन। ये हमारे दो लिक्विड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में 105 पाए जाते हैं। एक और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, और वो क्लासिफिकेशन हो सकता है मेटल, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का। ये मेटल लिखा है बच्चों, और मेटलॉइड्स का, ठीक है, इसका आगे समझ लीजिएगा। ये बच्चों 91 है, आप नंबर याद रखिएगा। इनका नंबर है 18 और इनका नंबर है 9। ये नंबर याद रखिएगा। मेटल्स है 91, नॉन मेटल्स हैं आपकी 18, और मेटलॉइड्स आपकी कितनी है बच्चों? 9। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। मेटल टोटल 118 एलिमेंट में है, ठीक है ना, 118 एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं। अब पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो हम पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट के लिए समय दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए हम मेटल्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल ग्लो कर जाती है, पूरी मेटल से भरी हुई है। इसके बीच में कुछ छूटे हुए आपको मिलेंगे जिनको हम नॉन मेटल देखे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर छूटा हुआ है, कुछ यहाँ पर आपको 3 to 5 4 9 12 ऐसे छूटे हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो वो गिने चुने आपको दिखेंगे जो यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरह से हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की बात करते हैं, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं दूसरे हिस्से में, और वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन है? जब एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। बहुत जगह केवल कंबाइन लिखा रहता है, कंबाइन वर्ड की जगह पर हम केमिकली कंबाइन कहें तो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। इससे हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। अब कंपाउंड की जब बात हम लोग करते हैं, जब हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं तो कितने कंपाउंड्स की बात करते हैं? तो पहली बात तो कंपाउंड को हम समझ लें कि बेसिकली वैसे तो बांटा बहुत तरह से जा सकता है, लेकिन आप मेनली 2 तरह से ही बांट दें। एक बांट दें ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होता है, और एक बांट दें होता है इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है। बच्चों मोस्टली लगभग 22 लाख इतने कार्बन के कंपाउंड हैं और नियरली 2 to 3 लाख इनऑर्गेनिक हैं। अब आप देखिए इनऑर्गेनिक मतलब बिना कार्बन वाले कितने एलिमेंटों ने ऐसा करा? 117 ने, और अकेले कार्बन ने एक एलिमेंट आपका कौन? एक एलिमेंट है कौन आपका? कार्बन।
उसके आपके इतने कंपाउंड हैं। एक खास चीज़ यहाँ मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बेकिंग सोडा एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, चॉक आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं कि ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है, और अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको रिवील करूँगा कि ऐसा क्यों है कि इनको ऑर्गेनिक नहीं कहा जाता है। तो कंपाउंड्स को हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, और वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ी इजीली इनको आप नहीं सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एलिमेंट्स या कंपाउंड को मिलाएं, मतलब अगर हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट को एलिमेंट से मिला दें, ठीक है, एलिमेंट को कंपाउंड से मिला दें, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चा, नहीं बहुत लिखना पड़ेगा, कंपाउंड को कंपाउंड से मिला दूं, लेकिन कोई रेशियो ना हो, तो आपको मिलेगा मिक्सचर। तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर। मिक्सचर यहाँ पर कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर मिलने का रेशियो फिक्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स रेशियो ही इसकी मेन थीम है, रेशियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मिक्सचर दो तरह के हो गए। आपने अभी मंगल चल रहा है, मंगलवार चल रहा है, सभी लोग भंडारे में जाते हो, शरबत ही शरबत बट रहा है चारों तरफ। तो शरबत जब आप देखते हैं तो क्या आपको शरबत ऐसा नहीं होता कभी आप लाइन में लगे हो, नहीं भैया पहले मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो, ऐसा वो जल्दी क्यों मांग रहे होते? क्योंकि ऊपर मीठा होता है, नीचे फीका होता है। अरे ये क्या बोल दिया सर आपने? ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे बराबर मीठा होता है, बराबर मीठा होता है। सही सही बोल रहे हैं ना? हाँ, बराबर मीठा होता है, तो फिर वो होमोजीनियस हो गया, वो होमोजीनियस हो गया। चाय मिलती है सबको बराबर टेस्ट की होती है, ऐसे मिक्सचर हमारे क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि पानी में बालू मिली हो और फिर पानी को रख दिया जाए, तो आप देखेंगे बालू नीचे बैठ जाती है, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस हो जाता है, क्योंकि पूरे पानी में बालू एक जैसी नहीं है। अब हेट्रोजीनियस दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है कोलॉइड, एक को कहा जाता है कोलॉइड, और एक को कहा जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन हिंदी में बोलते हैं कोलाइड या निलंबन बोलते हैं। मैं आपसे चाहूंगा, अगर आपने 9th में पढ़ा है, अगर आपने 9th में पढ़ा है कोलाइडल, तो आप मुझे कोलाइड का एक आधा एग्जांपल लिख के दिखाएं कमेंट सेक्शन में कि कौन से कोलाइडल कंपाउंड्स के बारे में आप जानते हैं, या आपने किन कोलाइडल कंपाउंड्स के बारे में 10th में पढ़ा। मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, मिल्क, और यहां पर अगर डस्ट है वाटर में, तो वो सस्पेंशन का एग्जांपल है। और मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये दोनों हेट्रोजीनियस हैं, ये दोनों क्या है? हेट्रोजीनियस। यहां पर एक की पॉइंट्स बताऊं मैं आपको कोलाइडल को लेके, कि कोलाइडल देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं, लेकिन जब उनको बहुत डीप डेप्थ में देखा जाता है तो वो एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक बात है? आप इन चीजों को नोट भी करते चले मेरे साथ। अगले टॉपिक में आ जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है। अब बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मैं कह दूं कि मैं आज बहुत दुखी हूं। कितने दुखी हो भाई? कितने किलो दुखी हो बताओ तो? 4 किलो दुखी हो, 5 लीटर दुखी हो, कितना दुखी हो भाई? नहीं मैं तो भाई यार ना, मैं 500 दुखी हूं। ये क्या बोल दिया आपने बीच में? या आपने क्या बीच? ये तो यूनिट है, दुखी नापने की यूनिट है, ये तो दुखी नापने की यूनिट है। आप बोलोगे ऐसी तो कोई यूनिट ही नहीं बनी। हाँ सही बात है, दुख सुख इनको नापने की कोई यूनिट नहीं बनी है। लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज रहती है जिनको मीजर किया जा सकता है, और वो मीजर की जा सकने वाली हमारी लाइफ में जो भी यूनिट्स हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे किसी बच्चे ने कहा, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। अब ये देखेंगे आप, या मैं कह दूं कि मेरी हाइट, इसका तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा, नहीं 168 है भाई, गलत हो गया, चलो ठीक है 165। अब इसमें दो चीजें हैं, 165 एक नंबर है आपका, और ये पीछे कुछ डिजिट लगी है, और मेरा वेट जो है वो 70 kg है। इसमें भी आप देखेंगे 70 एक नंबर लगा है, और पीछे भी आपका कुछ लिखा है kg है। मेरी एज जो है वो 36 ईयर्स है, इसमें भी आपकी दो चीजें हो गई। वैसे उम्र बतानी नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है मेरे यहाँ सनातन धर्म में, लेकिन ठीक है बता दिया मैंने कि मेरी 36 है। तो आप देख रहे हैं सब में से दो चीज़ें हैं, एक नंबर है और एक यूनिट है। तो नंबर और यूनिट जब दो चीज़ें चलती हैं तो हमें इसको समझना होगा यूनिट का। जैसे मैंने कब करके यूनिट भी आपको बताई थी, अब आप बताइएगा वो कौन सी यूनिट मैंने बताई थोड़ी पहले, ठीक है कभी कभी ठीक है, मजे कर लेने चाहिए। तो ऐसी फिजिकल यूनिट्स को नापने के लिए भी किसी यूनिट की ज़रूरत है। तो उन यूनिट्स को नापने के लिए सबसे पहले बनाई गई आपकी क्या, MKS, फिर क्या बनाई गई CGS, फिर क्या बनाई गई FPS। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप इसी में सुनते जाइए। मीटर किलोग्राम सेकंड क्या है, दोहराएं मेरे साथ, मीटर किलोग्राम सेकंड। लिख दूं क्या लिख दूं, मीटर किलोग्राम और सेकंड। यहां पर क्या है, यहां पर है सेंटीमीटर, और क्या है आपका ग्राम, और यहां पर भी क्या है सेकंड है। यहां पर क्या है फुट, पाउंड, सेकंड, पाउंड तो शायद एक
करेंसी भी है पाउंड ना, ठीक है, बड़ी महंगी करेंसी है पाउंड। तो इस तरह की यूनिट्स बहुत सारी अलग अलग सब जगह चल रही थी, फिर साइंटिस्ट ने मिल करके एक यूनिट डिस्कवर करी और उन्होंने उस यूनिट का, एक्सक्यूज मी, तो उन्होंने एक एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करा और वो एसआई यूनिट आपकी कहलाई, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है सॉरी, घर से फ़ोन आ रहा था खाने के लिए, दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है और घर से फ़ोन आ रहा है, बहुत गर्मी है, धूप है, इसीलिए बार बार पसीना पोंछना पड़ रहा है। बस आप लोगों को थोड़ा सा प्यार चाहिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, तो जिससे कि हम लोग चैनल को ग्रो कर सकें, आपके लिए अच्छे कंटेंट ला सकें। अभी तो बड़ी मेहनत पड़ रही है और ये बड़ी मेहनत करते भी रहेंगे, लेकिन गुड़ दक्षिणा के तौर पर तो आपको ये देना बनता है कि आप एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दें। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई एक एसआई यूनिट और एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात हुई, 7 फंडामेंटल। तो वो कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, चलिए उन पर नजर डाल लेते हैं। जैसे मास के लिए किलोग्राम यूज हुआ, टाइम के लिए क्या यूज हुआ, सेकंड यूज हुआ, लेंथ के लिए क्या यूज किया गया, मीटर यूज किया गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लॉर्ड केल्विन के नाम से केल्विन है, ठीक है। करंट के लिए एम्पियर आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में। इसी तरह से आपने किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मोल पढ़ा और एक ल्यूमेन फ्लक्स होता है उसके लिए कैलेंडुला यूज हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये इनके लिए सिंबलाइज यूज हुआ, किलोग्राम के लिए केजी और इसके सेकंड के लिए एस, मास ये मीटर के लिए एम, केल्विन के लिए के, करंट के लिए ए और मोल के लिए एमओएल और कैलेंडुला के लिए क्या यूज किया गया, सीडी वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं से मिला करके डिराइव्ड यूनिट्स भी बनाई गई। अब डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी हैं, जैसे आप कहेंगे एरिया, तो एरिया में क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे एरिया में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम में आप क्या कहेंगे, तो वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर मीटर मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर क्यूब। या आपने वेलोसिटी बराबर निकला होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो आ गई मीटर पर सेकंड। या आपने एसिलरेशन क्या पढ़ा होगा, एसिलेशन पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड और अपॉन में टाइम फिर सेकंड। अब ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप मुझे 9th की एक यूनिट निकाल के जरा बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है। कैपिटल जी की यूनिट आप निकाल के मुझे बताएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे 27 डिग्री सी इन केल्विन कन्वर्ट करके दिखाएंगे, 27 डिग्री इन केल्विन कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और एक फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे डिग्री सी, डिग्री एफ और केल्विन में क्या रिलेशनशिप होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के दिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अंत में गुरुदक्षिणा मांगने का समय आ गया है। गुरुदक्षिणा में आपका वीडियो के लिए एक लाइक चाहिए, अपने किसी एक फ्रेंड का शेयर चाहिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान करिए, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण करिए, देश का सम्मान करिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के इंतजार में आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय वीडी शुक्ला। जय हिंद, वंदे मातरम।